जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पिकू कुमार चौरसिया फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो आप जिस तरह से हमें लगातार वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाते आ रहे हैं, इसके लिए दिल से थैंक्स। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डार्विनवाद अर्थात डार्विनिज्म। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का है। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो है जैव विकास में जो अपना थ्योरी दिए हैं, इसी थ्योरी को आज हम बेहतर तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ, ये कितना साल जिए, ये सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो से मिलेगा। तो इनका पूरा नाम जो था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्हें प्यार से डार्विन के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। 12 फरवरी 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में आपसे पूछा जाएगा कि डार्विन का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 12 फरवरी 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। और इनका जो मृत्यु है, मृत्यु 19 अप्रैल 1882 ईस्वी में हुआ था। 1882 ईस्वी में लंदन में हुआ था। लंदन में आपको याद रखना है। और यह टोटल जो है 73 ईयर तक सरवाइव किया। फिर से जानते हैं, इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 1882 ईस्वी में 19 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और ये लगभग 73 वर्ष अपना जीवन व्यतीत किया। इसी 73 वर्ष के जीवन में इन्होंने अपने पूरे जीवन को यादगार बना दिया, जिससे कि आज हम लोग प्यार से याद करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो देखते हैं ये अपना क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। देखिए, इन्होंने एक सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट दिया है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन का। और दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखा है, किताब लिखा है, जिसका नाम है जातियों का उद्भव अर्थात ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आपसे पूछा जाएगा बहुत बार जीके जीएस और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम से में बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछता है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किनकी रचना है? आपको बताना है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का रचना है। या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है नेचुरल सिलेक्शन यानी पर्यावरण वरण
किन्होंने पर्यावरण का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो आपको सीधा बताना ही है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का दिया हुआ है। अब जानते हैं इन्होंने क्या क्या बात बोला। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये कहते हैं कि जीवों में जनन की प्रचुर मात्रा होती है, यानी प्रचुर क्षमता होती है। यानी जीव जो है जनन करने के लिए ज्यादा समय बिताते हैं, यानी ज्यादा समय है, ज्यादा एबिलिटी है, ज्यादा क्षमता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एलिफेंट का पेयर, यानी एक जोड़ा हाथी जो है, वन पेयर, एक जोड़ा हाथी जो है, और हाथी के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। हाथी का उम्र जो होता है लगभग 100 वर्ष होता है, और हाथी जो है जब तक 30 साल का नहीं होता है तब तक ये जनन नहीं करता है। फिर से जानते हैं, हाथी का जीवन काल कितना होता है, आपको बताना है, 100 साल लगभग होता है। ये जब तक 30 साल का नहीं होगा तब तक ये जन्म करने के काबिल नहीं होता है। और एक बच्चे को जन्म देने में, ठीक है, 10 साल का ये अंतर लेता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है, इस साल यदि कोई हाथी का एक बच्चा जन्म लेगा तो फिर 2034 में दूसरे बच्चे को जन्म देगा। और इसका जो गर्भा काल होता है ये 2 वर्ष का होता है। सबसे ज्यादा गर्भा काल जो होता है, प्रेगनेंसी पीरियड, ये हाथी का ही होता है। और हाथी का जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम उसका वेट जो होता है 120 kg होता है। 120 किलो का केवल उसका संतान जन्म लेता है। तो बहुत ही स्ट्रेंजर, बहुत ही अजनबी सब लग रहा है सुनने में। और एक हाथी का जोड़ा जो है लगभग 750 वर्ष के बाद यदि सारे हाथी जिंदा रह जाए तो 750 वर्ष के बाद जो है 2 करोड़ इसकी आबादी हो जाएगा, जो कि एक स्लो ब्रीडर है। यानी एक हाथी का जोड़ा अपने जीवन काल में लगभग 5 हाथी को जन्म देगा मैक्सिमम, और ये पांचों फिर अलग अलग तरीके से जनन करते जाएं, अपनी संख्या को बढ़ाते जाएं, और ये सारे के सारे जिंदा रह जाए तो 2 करोड़ इसकी आबादी हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, हाथी तो एक स्लो ब्रीडर है, धीरे धीरे बच्चे को जन्म देता है। लेकिन यदि इंसान का और भी जीवों का हम कंपेयर करें तो हम लोगों में जो है रिप्रोडक्शन की बहुत तेज विधि होती है, यानी बहुत तेजी से जन्म देते हैं। तो डार्विन साहब कहना चाह रहे हैं कि जीवों में जो है जनन की प्रचुर क्षमता होती है, ये हम जान गए। दूसरा बता रहा है जीवित जीवों के बीच संघर्ष होता है, यानी हम जितने भी जीव हैं हम लोग के साथ जो है कंपटीशन जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। अब कैसे रहता है देखते हैं। कहना जीवों के बीच जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गर्भावस्था से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष उनकी मृत्यु तक कभी कभी आवास के लिए, अब कंपटीशन 3 चीजों के लिए होगा, रहने के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए, कभी कभी संगत के लिए, यानी झुंड के लिए। हम इस झुंड में रहे हैं, जैसे देखते हैं नेता लोग कभी ये पार्टी में है, कभी वो पार्टी में है, तो जस्ट जीव भी जो है अपने झुंड में जाने के लिए कंपटीशन करता है। पहला हम बताए आवास के लिए, भोजन के लिए, झुंड के लिए। कभी कभी तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्या होता है, मारा मारी होता है। क्योंकि इंसान में क्या होता है, एक आदमी का रिलेशन एक से फिक्स रहता है, लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्वतंत्र होता है, तो ये जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्या करता है, मारा मारी करता है, कंपटीशन करता है। इस संघर्ष में कुछ जीव हार जाते हैं और वे समाप्त हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कमजोर आदमी का पतन होगा, यानी कमजोर जो जीव होगा वो पतन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और ताकतवर विजयी हो जाएगा। ये शुरू से ही इनका कहना है। जीवों के बीच होने वाला संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला है अंतरा जातीय संघर्ष, यह एक ही जाति के बीच होता है।
जैसे इंसान है, इंसान और इंसान के बीच होगा, आदमी आदमी के बीच जो संघर्ष होगा इसको अंतराजातीय बोलते हैं, यानी एक ही जीव के अंदर जो संघर्ष होगा। इसमें जो मुख्य रिक्वायरमेंट है, जिन चीजों के लिए संघर्ष होता है वो संगत है। आदमी जो है देखते हुए अपनी जात के लिए, अपने मजहब के लिए, फलाना मजहब यहाँ है तो हम भी जाके वहां घर बना ले, तो इन चीजों के लिए मारा मारी होता है, संघर्ष होता है। भोजन के लिए, इस एरिया पे भोजन नहीं है और दूसरे एरिया पे गया, वहां आदमी क्या कर रहा है, दूसरे को तंग करने लगा, तो ये हुआ भोजन के लिए कंपटीशन एक ही जाति के जीवों के बीच, इंसान इंसान के बीच, गाय गाय के लिए, भैंस भैंस के लिए, कुत्ता कुत्ता के लिए। देखते हुए एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ता के एरिया में चला जाता है तो देखते हुए वो चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, तो इसका मतलब जो है वो कुत्ता जो है पहले से उस एरिया में अपना राज करना चाहता है, दूसरे को नहीं रहने देना चाह रहा है। इसका मतलब है कि आपसी जातियों में भी क्या होता है, संघर्ष होता है। दूसरा है अंतरजातीय। अंतरजातीय का मतलब होता है दो अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष होना। यह संघर्ष भी भिन्न भिन्न जातियों के बीच होता है। इसमें मुख्य जो है भोजन, आवास, वर्चस्व। अब देखते हैं कैसे होता है। अब एक कोई बकरी का बच्चा है, अब जंगल में 10 मांसाहारी जीव है, तो 10 मांसाहारी जीव है, तो एक बकरी के लिए सब आपस में क्या होगा, लड़ाई करेगा, लेकिन वहां जाति क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब जो है अलग अलग जातियों में भी भोजन के लिए, आवास के लिए, घर के लिए संघर्ष होता है। वर्चस्व, बोलबाला, देखते होंगे गांव घर में जो ताकतवर आदमी है वो कमजोर आदमी को दबाता है, किसके लिए, वर्चस्व के लिए, कि हमारा गांव में नाम हो, मेरा बोलबाला रहे, एक अधिकार रहे। इसके लिए आपस में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। ये तो हुआ दो अलग अलग जातियों के बीच। तीसरा है वातावरणीय। हम वातावरण के साथ भी संघर्ष करते हैं। अभी मान के चलते हैं अभी बारिश पड़ा, अब बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, इसमें जो है वही आदमी सरवाइव करेगा जिसको तैरना आता है, या सुखाड़ आ गया, वही आदमी जिंदा रहेगा जो पानी के बगैर कुछ दिन तक जिंदा रह जाए। तो अलग अलग पर्यावरणीय फैक्टरों से हम लोग क्या करते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या कर रहे हैं, इसमें हम लड़ते हैं किससे, बाढ़ से, सुखाड़ से, अकाल से, भुखमरी से, भूकंप से। इनमें हमारी जो है कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में जो जीव ताकतवर होते हैं, जो मौसम के अनुकूल होते हैं, वातावरण के अनुकूल होते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं, और जो इसके साथ एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उसके अनुसार नहीं ढल पाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो ये हो गया। तो ये संघर्ष के बारे में देखे थे। अब एक चीज और कह रहा है, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है डार्विन साहब का, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वही जीव जिंदा रहेगा जो फीटर नहीं, फिटेस्ट, जो बहुत ज्यादा क्या होगा उस चीज के लिए 1 नंबर फर्स्ट हो। यानी कहने का मतलब है कि हम पर्यावरण के साथ एडॉप्ट नहीं हो रहे हैं, हम उसके लायक नहीं हैं, हम पढ़ने के लायक नहीं हैं, हम काम करने के लायक नहीं हैं, हम उस काम को, उस मुकाम को हम हासिल नहीं कर सकते। जिस काम की हम तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उस काम को तभी हम हासिल करेंगे। हम उसके लायक फीटर भी नहीं, फिटेस्ट होंगे। उसमें हम जब तक परफेक्ट नहीं होंगे उस काम को सही अंजाम नहीं दे सकते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो, वो किसी भी फील्ड हो, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस फील्ड में हमें परफेक्ट होना चाहिए। तो ये डार्विन साहब करें, और इन्हीं सिद्धांतों पर हिटलर ने अपना तानाशाही का राज किया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि दुनिया में जो ताकतवर होगा, सामर्थ्यवान होगा, उसी की जीत होगी, कमजोर पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, पतन हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे थे डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पेज को फॉलो कर लें, एक दूसरे को शेयर करें, कमेंट करें, अपना
सपोर्ट दिखाएं ताकि आपको एक नए नए वीडियो से अवगत कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।